जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस आवाज में ऐसी गूंज चाहिए। सो हेलो बच्चों, कैसे आप सब? होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे एंड आप लोग की पढ़ाई भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो चलिए आज हम बिना देरी के स्टार्ट करेंगे अपने क्लास 11th का जो हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर चल रहा है। उसमें हम आज लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, हमने सारे लेक्चर्स को कवर कर लिया है। हमने पूरा प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, उनके जितने ऑर्गेनेल्स हैं सभी के बारे में हमने पढ़ लिया है। हमारा एक ही ऑर्गेनल बाकी था और वो था हमारा न्यूक्लियस। सो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे और अपने इस चैप्टर का कंप्लीशन करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने इससे पहले भी एक बार आप लोग को बताया हुआ है, या फिर जब भी मैंने आपको यूकैरियोटिक सेल पढ़ाया हुआ होगा उस टाइम मैंने डेफिनेटली ही न्यूक्लियस के बारे में कभी न कभी बताया ही होगा। जैसे कोई फैमिली है, उस फैमिली में एक घर का मुखिया होता है, एक घर का सबसे प्रमुख होता है, एक जो ऐसा कमांडर जिसको बोलते हैं ना कमांडर। जैसे मान लीजिए कि घर में कोई भी चीज हो रहा है तो उसका जो मेन डिसीजन होता है वही सबको एक्सेप्ट करना होता है। ठीक है, वो हो सकते हैं घर के सबसे बड़े हो सकते हैं हमारे दादाजी हो सकता है हमारे पापा हो या फिर मम्मी हो, वटेवर कोई भी हो। ठीक है, लेकिन वो घर का मुखिया होता है। सेम वैसे ही सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल हैं सभी का मुखिया भी एक है और वो है न्यूक्लियस। बोलते हैं जग्गू दादा, वो सेल का जग्गू दादा कौन है? वही है न्यूक्लियस। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस का काम क्या होता है, सेल के अंदर होने वाली जो एक्टिविटी है ना उसको, पूरी एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। जैसे मान लो, जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल दिया, मान लो घर के कोई जो मेन है, जो मेन मेंबर हैं, जो घर के मुखिया हैं, यदि घर में कुछ होता है तो वो कोई एक्शन लेते हैं ना, सभी को कंट्रोल करके रखते हैं ना। सेम वैसे ही ये जो न्यूक्लियस होता है ये पूरे सेल के एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। सो याद रखिएगा, न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटी परफॉर्म्ड इन द सेल, यानी कि सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती है उसको कंट्रोल कौन करता है, उनको नियंत्रित कौन करता है? यही न्यूक्लियस। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नीट में एक नंबर तो इससे फिक्स ही है और अब तो 11th में भी बोर्ड होने वाला है, तो या फिर 11th का जो आपका फाइनल एग्जाम भी होगा तो उसमें भी इससे क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, सो अब हम चलते हैं न्यूक्लियस के बारे में और डिटेल में जानते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, ये मैंने बना लिया न्यूक्लियस का एक स्ट्रक्चर। सॉरी, एक मैंने किसी भी यूकैरियोटिक सेल का, प्लांट सेल भी हो सकता है, एनिमल सेल भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कोई एक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल मैंने इसीलिए मैंने कॉमनली ही लिखा है कि ये कोई एक यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, अब यूकैरियोटिक सेल यदि है तो यूकैरियोटिक सेल का यहाँ पे जो आउटर मेम्ब्रेन होगा वो क्या होगा? आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? बताइए बच्चों, आउटर मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन या फिर इसी को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। उसके अंदर जो होता है इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म।
क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म कैसा फ्लूइड होता है? मैंने बताया हुआ था, ये होता है जेली लाइक फ्लूइड। ठीक है, अब इसी के अंदर जो ये है, ये क्या है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का जो ऊपर वाला लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखिए, जो न्यूक्लियस होता है ना, उस न्यूक्लियस में छोटे छोटे पोर भी होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे छेद भी होते हैं। ठीक है, तो ये जो पोर है, इस पोर को यानी कि इस छेद को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि न्यूक्लियस के अंदर भी तो फ्लूइड होगा, तो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, या फिर न्यूक्लियर मैट्रिक्स। ठीक है, क्या होगा? न्यूक्लियर मैट्रिक्स। ठीक है, और वो क्या था अंदर में? न्यूक्लियस। ठीक है, क्या था? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है न्यूक्लियोलस। क्या नाम होता है? न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब देखिए, ये हो गया हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर। और जैसा कि आप सबको ये भी पता होगा कि इसी के ऊपर में क्या था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुछ रफ होते हैं और कुछ स्मूथ होते हैं। रफ यानी कि उनपे राइबोसोम होता है, और स्मूथ यानी कि उनपे राइबोसोम नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए, ये क्या है? ये है एक यूकैरियोटिक सेल का मैंने एक नॉर्मल डायग्राम बनाया है। ठीक, अब ये जो यूकैरियोटिक सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो आउटर मेम्ब्रेन होगा उसको क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि जो सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और वो साइटोप्लाज्म का नेचर कैसा होता है? वो जेली लाइक फ्लूइड होता है। और उसी में क्या होता है? जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल या फिर जितने भी ऑर्गेनल, चाहे वो मेम्ब्रेन बाउंडेड हो या फिर नॉन मेम्ब्रेनस हो, सारे के सारे ऑर्गेनल कहां पे बिखरे हुए होते हैं? इसी साइटोप्लाज्म में। जैसे मान लीजिए ये सेल क्या है? एक नदी है, एक तालाब है, और ये जो साइटोप्लाज्म है उस तालाब के अंदर का पानी है। और यदि उस ऑर्गेनल की बात करें तो जो तालाब के पानी में जो लोग वहां पे नहा रहे होते हैं, स्विमिंग कर रहे होते हैं, वो ऑर्गेनल है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में ही ये जो है, ये क्या है? साइटोप्लाज्म में ही है एक न्यूक्लियस। क्या है? एक न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस, जिसका आउटर मेम्ब्रेन जो है, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बीच बीच में होल होता है, छेद होता है, जिसके कारण जो मटेरियल का ट्रांसफर होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर पोर। उसके बाद न्यूक्लियस है, तो जैसे साइटो मीन सेल, प्लाज्मा मतलब फ्लूइड, यानी कि सेल के अंदर का फ्लूइड मतलब साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियर मैट्रिक्स। साथ ही साथ उसके अंदर में न्यूक्लियोलस भी होता है। तो ये सब पार्ट किसका था? ये सब पार्ट था न्यूक्लियस का। ठीक है, सो यदि कोई आपसे ये पूछे
कि न्यूक्लियस की खोज कौन किए थे, तो याद रखिएगा, इट इज डिस्कवर्ड बाय, इट इज, सबसे पहले ये लिख लीजिए, न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटी परफॉर्म्ड इन द सेल। ठीक है, यानी कि सेल के अंदर होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसको कौन कंट्रोल करता है, यही न्यूक्लियस। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, इन 1831। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस की जो खोज किए थे वो कौन किए हुए थे, रॉबर्ट ब्राउन। और कब किए हुए थे, 1831, यानी कि 1831 ईस्वी में। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर, ये एक बात हो गई। चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ठीक है, याद रखिएगा, ये इसका स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। ठीक, इसी न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होता है यही कंटिन्यू करता है किसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ठीक है, यही जो न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है ना, वही किस चीज को कंटिन्यू करता है, यानी कि वही किसको बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। और याद कीजिए, मैंने बताया हुआ था जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां पे राइबोसोम नहीं होते हैं, और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां पे राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, जहां पे राइबोसोम क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड सिंथेसिस में मदद करता है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। इतनी बातें मैंने वहां पे बताई हुई थी। ठीक है, तो वही है वहां पे राइबोसोम, ER लिख लीजिए यदि कभी भूल जाओ तो। क्या है ये, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ER। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चलिए अब देखिए, द मटीरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय बेसिक डाइज वॉज गिवन द नेम क्रोमैटिन बाय फ्लेमिंग। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस का जो मटेरियल होता है, उस न्यूक्लियस के मटेरियल को जो स्टेन किया जाता है, जो कलर से जो उसको डाई किया जाता है, जो कलरिंग किया जाता है, उस डाई का नाम फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट थे। वो उस डाई का नाम क्या दिए थे, क्रोमैटिन। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द नीट। ठीक है, याद रखिएगा, जो न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल होता है उसको स्टेन करने के लिए जिस डाई का यूज किया जाता है, जिस कलर का यूज किया जाता है, उसका नाम क्या है, क्रोमैटिन। और वो नाम कौन दिए हुए थे, तो वो नाम दिए थे फ्लेमिंग। इस बात को याद रखिए। नेक्स्ट, नॉर्मली अ सेल हैज ओनली वन न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लियस तो पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि ये बताओ कि एक सेल के पास कितने न्यूक्लियस हो सकते हैं। ठीक है, तो जो जनरली होता है वो नॉर्मली की यदि हम बात करेंगे तो जनरली एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। ठीक है, वही यहां पे लिखा हुआ है, नॉर्मली अ सेल हैज ओनली वन न्यूक्लियस। एक सेल के पास सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट, सम सेल्स हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जिनके पास ज्यादा न्यूक्लियस की नीड होती है। नेक्स्ट, सम मैच्योर सेल्स लैक न्यूक्लियस। कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस होता ही नहीं है, जिनके पास न्यूक्लियस की कमी होती है।
जिनके पास न्यूक्लियस का लैक होता है, जैसे कि मैमेलियन आरबीसी और सीव ट्यूब, जो वास्कुलर प्लांट होता है उनका सीव ट्यूब, ठीक है। और इस टाइप के न्यूक्लियस को या फिर इस टाइप के सेल्स को क्या बोलते हैं, ए न्यूक्लिएटेड सेल्स, यानी कि जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, जनरली ऐसा सेल्स होता है जिसके पास एक सेल के पास एक ही न्यूक्लियस होते हैं। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा भी न्यूक्लियस होते हैं, और कुछ ऐसे भी मैच्योर सेल हैं जैसे कि मैमेलियन आरबीसी हो गए और वेस्कुलर प्लांट के ये सीव ट्यूब सेल्स हो गए, उनके पास न्यूक्लियस होता ही नहीं है क्योंकि वो मैच्योर सेल होते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ अ सेल इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस, इससे पहले स्लाइड में ही मैंने आपको बता दिया कि सेल का जो फंक्शन होता है उसको कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस, ठीक है। अब चलते हैं न्यूक्लियस के अंदर में, सबसे पहले क्या आता है, जैसे जब हम सेल पढ़ रहे थे तो सबसे पहले क्या आया था भैया, तो वो आया था हमारा सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे जब न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, न्यूक्लियर एनवेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन विथ अ स्पेस 10 to 15 माइक्रोमीटर कॉल्ड अ पेरीन्यूक्लियर स्पेस। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं इसका न्यूक्लियस, यानी इसका जो न्यूक्लियस है ना, उसका जो मेम्ब्रेन होता है वो 2 लेयर वाला होता है, और उन 2 लेयर के बीच की जो डिस्टेंस है वो होता है, वो जो उनके बीच का जो स्पेस है वो होता है 10 to 50 माइक्रोमीटर, और इसी स्पेस को क्या बोलते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। इस बात को याद रखिएगा। और ये क्या है, इट इज अ बैरियर बिटवीन द मैट्रिक्स प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है उनके, यानी कि ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर जो चीज प्रेजेंट है उनके, और यहाँ जो साइटोप्लाज्म है सेल के अंदर वाले, इनके बीच क्या है, ये एक बैरियर है। क्या है, बैरियर है, ठीक है। नेक्स्ट, सो वही बात है, इट इज अ बैरियर बिटवीन द मैट्रिक्स प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है, यानी कि वो एक बैरियर है, बाधा है न्यूक्लियस के अंदर जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है उनके और साइटोप्लाज्मा के बीच, ठीक। नेक्स्ट, outer membrane usually remain continuous with ER and also bears ribosome on it। बोल रहा है कि न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि जो न्यूक्लियस होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। जैसे मान लीजिए जब मैंने इस टाइप का जब मैंने स्ट्रक्चर ही बनाया तो वहां पे मैंने नॉर्मली मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। वहीं यदि मैं और डीप स्ट्रक्चर बनाता यदि, या फिर इसी में यदि मैं बना दूं तो ये क्या होगा, ये होगा डबल मेम्ब्रेन वाला, ठीक है। तो ऊपर वाला जो आउटर मेम्ब्रेन होता है और इनर वाला इनर मेम्ब्रेन, उन दोनों के बीच में स्पेस कितना होता है, 10 to 50 माइक्रोमीटर, पहली बात। दूसरी बात, जो उसका आउटर वाला जो मेम्ब्रेन होता है ना न्यूक्लियस का, वही क्या करता है, कंटिन्यू करता है, यानी कि वही फोल्डिंग होकर के क्या बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इन्हीं के पास, कुछ के पास राइबोसोम भी होते हैं, यही उसमें कहा है, ठीक। नेक्स्ट, न्यूक्लियर एनवेलप हैज माइन्यूट पोर्स फॉर द मूवमेंट ऑफ आरएनए, प्रोटीन एंड अदर मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। मैंने पहले ही बताया, जैसे हमारे शरीर में जो छेद है तो उस शरीर में छेद के कारण क्या होता है, जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा गर्मी कभी हो गई है, ठीक है, तो जो पसीना के रूप में निकलता है, क्या निकलता है, हमारे शरीर की गंदगी निकलती है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान लीजिए चाय का छन्ना है तो उसमें क्या है, पोर है, यानी कि छेद है, तो किसी न किसी चीज का आदान प्रदान होता है। सेम वैसे ही ये भी बोल रहे हैं कि इनका जो न्यूक्लियर एनवेलप है उनके पास छोटे छोटे माइन्यूट, MINUIT पढ़ते होगे मिनट, दिमाग में आ रहा होगा सर MINUT तो मिनट होता है, आप यहाँ पे क्या माइन्यूट पढ़ रहे हो, तो यस MINUTE बायोलॉजी में माइन्यूट भी होता है, याद रखिएगा।
और माइन्यूट का मतलब होता है बहुत छोटा, ठीक है। जैसे सेल होता है ना, सेल, कोशिका में सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका। फिजिक्स में जाओगे सेल मतलब बैटरी, केमिस्ट्री में जाओगे सेल मतलब कक्ष, इतिहास में जाओगे सेल मतलब जेल, ठीक है। तो सेल, सिर्फ सेल का ही इतना ज्यादा है। सेम वैसे ही यहाँ पे भी ये जो MINUT है ना, यहाँ पे माइन्यूट है मतलब बहुत छोटा, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनवेलप के पास बहुत छोटे छोटे पोर होते हैं जिनके द्वारा RNA, प्रोटीन और अदर मटेरियल का मूवमेंट होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच। क्लियर है बात यहां तक? चलिए नेक्स्ट, न्यूक्लियर मैट्रिक्स या फिर बोल सकते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक। जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, उसमें दो चीजें होती है, एक होता है न्यूक्लियस और दूसरा होता है क्रोमैटिन, ठीक है। अब देखिए, जो क्रोमैटिन होता है, अ नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर विच कंटेन्स DNA एंड बेसिक प्रोटीन, जिसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड RNA, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर का नेटवर्क, यानी कि न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर का वो जाल जिसके पास DNA होता है और कुछ बेसिक प्रोटीन भी होती है जैसे कि हिस्टोन, साथ ही साथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होता है, साथ ही साथ RNA भी होता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमैटिन कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम। क्रोमोसोम हिंदी में गुणसूत्र, वहीं आप सुनते होंगे ना कि गुणसूत्र के कारण ही क्या होता है, क्रोमोसोम के कारण ही क्या होता है, जो पैटर्नल जनरेशन से जो ऑफ स्प्रिंग वाले जनरेशन है उसमें क्या होती है, कैरेक्टर आते हैं, उनमें अपने मम्मी पापा दादा दादी वाले गुण आते हैं, किनके द्वारा, यही क्रोमोसोम के द्वारा। तो वही यहाँ पे लाइन बोल रहा है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन कोशिका विभाजन के दौरान जो यही क्रोमैटिन फाइबर जो है ना, यही कंडेंस करके, यानी कि यही आपस में मिल करके क्या बनाता है, तो ये बनाता है क्रोमोसोम, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद तो एक था क्रोमैटिन, दूसरा क्या है, न्यूक्लियोलस। अब देखिए, वन और मोर नॉन मेम्ब्रेन स्फेरिकल बॉडीज, ठीक है। जो न्यूक्लियोलस होता है ना, किसी में एक भी और किसी में ज्यादा भी होते हैं, ठीक है। ये स्फेरिकल गोल टाइप के होते हैं, लेकिन इनका कोई खास मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। यानी कि इनका प्रॉपर शेप नहीं होता, ये लुक्स लाइक कि स्फेरिकल है बट एक्चुअली में इनका कोई शेप नहीं होता है। इसीलिए न्यूक्लियस में लिखा हुआ है वन और मोर नॉन मेम्ब्रेनस स्फेरिकल बॉडीज, ठीक है। इट इज कॉन्टिन्यूअस विथ द न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि वो हमें कहां पे मिलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही मिलते हैं, ठीक है। और वो किस चीज में मदद करते हैं, वो जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो उसी में मदद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज अ साइट फॉर राइबोसोमल RNA सिंथेसिस, और साथ ही साथ वहां पे क्या होता है कि जो राइबोसोमल RNA होता है ना, जो याद कीजिए, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, या फिर आप क्लास 12th में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो वहां पे आपको पढ़ाऊंगा DNA और RNA में अंतर, ठीक है। जो जेनेटिक मटेरियल के अंदर ये दोनों आते हैं, DNA और RNA, ठीक है। तो जो RNA होता है 3 प्रकार का होता है, mRNA, rRNA और tRNA। तो वही rRNA यहाँ पे है, यानी कि राइबोसोमल RNA, ठीक है, यानी RNA सिंथेसिस, यानी कि यहीं पे क्या होता है, न्यूक्लियोलस में ही क्या होता है, राइबोसोमल RNA का निर्माण होता है, ये यहाँ पे क्या होता है, बनता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा क्रोमोसोम गुणसूत्र, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए, जब आप क्लास 12th में आइएगा तो मैं पहले ही आपको ऑनेस्टली बोल देता हूं कि वहां पे जो जेनेटिक्स नाम का जो यूनिट आएगा, ऐसा नहीं है कि लोग उसको एकदम कि बड़ा टफ है ये वो, आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि बहुत एकदम इजी लगने लगेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा हल्का सा कंसेप्चुअल है, कंप्लीटली बेस्ड है जीन्स पे, क्रोमोसोम पे, ठीक है।
सो कंसेप्ट आपका हमेशा क्लियर होना चाहिए। ये नहीं आपको देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम सिर्फ वो पढ़ लेंगे बस हो गया, ठीक है। हो सकता है कि जिस तरीके से पहले वो नीट या फिर बोर्ड क्वेश्चन पूछ रहा था इस बार सीधा पलट दे और अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे, ठीक है। इसीलिए जो भी पढ़ाया जा रहा है बस आपको इतना दिमाग में रखना है कि जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जो भी आपको कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है, उस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अच्छे से कंसेप्ट को पढ़िए, रिवीजन कीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जो डाउट होता है मेरे से पूछिए, इतना काफी होगा नीट के लिए। यदि आप ऑनेस्टली ये कर लेंगे तो आप डेफिनेटली ही अपने नीट के एग्जाम में बायोलॉजी में बहुत ही बेस्ट करेंगे, ठीक है। ये 100% मैं ये बात कह रहा हूं, ठीक है। बस इसको ऑनेस्टी से करनी चाहिए, ठीक है। चलिए आते हैं क्रोमोसोम पे। A human cell has 2 meter long thread of DNA distributed among its 46 यानी कि क्रोमोसोम्स यानी कि 23 पेयर्स, ठीक है। यानी कि ये जो क्रोमोसोम होता है ये ह्यूमन में अप्रोक्स 2 मीटर लंबा धागे के जैसा होता है, ठीक है, जो कि डीएनए जो होते हैं आपस में मिल करके बनाते हैं, ठीक है। बट जब वहां पे आप आओगे क्लास 12th में तो वहां पे आपको पढ़ाऊंगा, जैसे मान लीजिए कि ये है क्रोमोसोम, ठीक है, मान लीजिए कि ये है क्रोमोसोम। तो इस क्रोमोसोम पे यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे वो ये बोल रहा है कि जो ह्यूमन सेल है, ठीक है, जो ह्यूमन सेल है इसमें क्या होता है 2 मीटर लंबा थ्रेड स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, जो कि क्या करते हैं क्रोमोसोम बनाते हैं। बट वहां पे आपको जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे पढ़ाऊंगा जैसे मान लीजिए कि ये क्रोमोसोम है, तो जिस क्रोमोसोम के जिस पार्ट पे जीन प्रेजेंट होगा, ठीक है, जीन प्रेजेंट होगा, और जीन को ही डीएनए भी बोला जाता है, ठीक है। तो जहां पे प्रेजेंट होगा उस लोकेशन को बोलते हैं लोकस। क्लास 12th में आपको ये चीज पढ़ाऊंगा, ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, 12th में आपने पढ़ना है। तो यहाँ के अकॉर्डिंग भी याद रखिएगा, वो चीज भी याद रखिएगा, ठीक है। जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, हमारे जो सेल्स हैं उनमें 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक। देखिए क्रोमोसोम, ठीक है, अभी हमने बात किसकी करी थी क्रोमोसोम की, ठीक है। हमारे सेल्स में कितनी क्रोमोसोम पाई जाती है, क्रोमोसोम, ठीक है। हमारी जो सेल्स है उसमें कितनी क्रोमोसोम्स है 46, यानी कि 23 पेयर्स, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम है ना बाबू, ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है ऑटोसोम और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। जो एक है हमारा पहला, वो है पहला ऑटोसोम और दूसरा है हमारा सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अब देखिए जो ऑटोसोम है, ये ऑटोसोम का काम क्या होता है और ये जो सेक्स क्रोमोसोम है इनका काम क्या होता है, ठीक है। जो ऑटोसोम होता है ना, यही क्या करते हैं मम्मी पापा से बच्चों में कैरेक्टर लाते हैं। जैसे मम्मी का जो हेयर है कर्ली है, तो हो सकता है उनके बच्चों में भी आए कर्ली हेयर, ठीक है। मम्मी का स्किन कलर जो है हो सकता है वो आए, मम्मी के आई का कलर हो सकता है वो भी आए, ठीक है, या फिर हाइट वो भी आए, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो जो कैरेक्टर लाता है अपने पेरेंटल जनरेशन से बच्चे वाले जनरेशन में, मम्मी पापा दादा दादी से जो उनके बच्चों में जो लाता है, वो कौन लाता है, वो लाता है ऑटोसोम, ठीक है, जो कि 22 पेयर हैं, ठीक है, 22 पेयर, यानी कि 44 क्या है हमारे सेल्स में ऑटोसोम्स, ठीक है, और 1 पेयर, ठीक है, 1 पेयर यानी कि 2 क्या है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। क्योंकि देखिए याद कीजिए कि मैंने शायद बताया होगा आपको
ठीक है, या फिर यदि नहीं बताया तो अभी बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि मेल है, ठीक है। अब मेल में मैंने क्या बताया, मेल जो है, मेल में क्या बताया मैंने कि 46 इनके पास भी है और 46 इनके पास भी है, ठीक है। मेल के पास, क्योंकि दोनों तो अल्टीमेटली ह्यूमन ही है ना, तो ह्यूमन की बात हो रही है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं बीच में ह्यूमन, ठीक है। जो मेल है इसके पास भी 46 क्रोमोसोम होगा और जो फीमेल है इसके पास भी 46 क्रोमोसोम होगा। तो मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूं 44 प्लस एक्स वाई। यहां पे 44 क्या है, ये है ऑटोसोम, ठीक है। और ये जो है ये क्या है, ये है सेक्स क्रोमोसोम। क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। अब जो फीमेल होती है ना, फीमेल के पास 44 तो होता है ऑटोसोम, ठीक है। और इनके पास XX ही होता है, ये होता है सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। और ये जो 44 है, ये 44 है ऑटोसोम, ठीक है। यहां पे 44 प्लस एक्स वाई, वहां पे क्या है 44 प्लस एक्स एक्स, ठीक है। अब इसको 44 को जाने दीजिए, क्योंकि उनका काम क्या है, उनका काम है कि जो मम्मी पापा से बच्चों में कैरेक्टर का वो ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं, कैरेक्टर का ट्रांसफर करते हैं। लेकिन ये जो सेक्स क्रोमोसोम है यही तो डिसाइड करता है कि बच्चे का जो सेक्स है वो मेल होगा या फीमेल होगा, यानी कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा, ठीक है। तो आपको क्लास 12 में ये भी डीप में पढ़ाऊंगा, यहाँ पे भी कुछ चीजें बता देता हूं। जैसे एक होता है कि अभी के समाज में क्या होता है, जो अनएजुकेटेड पर्सन होता है, स्पेशली जो गांव देहात में, वहां पे क्या क्या किया जाता है, जब भी कोई फीमेल, ठीक है, जब भी कोई वुमन जो होती है वो फीमेल चाइल्ड को जन्म देती है, यानी कि वो जब लड़की को जन्म देती है, तो वहां पे बोला जाता है, वहां पे उनको मारा पीटा जाता है, ठीक है, धमकाया जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने बेटी को जन्म दिया, ये वो, यानी कि वो उसकी जिम्मेदार किसको मानती है, फीमेल को। बट नहीं, जो बच्चे का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होगा कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा, ये टोटली किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है फादर पे। देखिए कैसे, जैसे फीमेल के पास था क्या XX और मेल के पास क्या था XY, ठीक है। मैं अलग अलग करके लिख लेता हूं, थोड़ा सा समझने में आपको आसानी होगी। और ये XX, ठीक है। यदि मेल का X क्रोमोसोम फीमेल के इसके साथ मिलेगा तो मतलब क्या होगा XX, यानी कि बेटी, मतलब डॉटर, ठीक। ये वाला जो X है, अब ये वाला यदि मिलेगा इसके साथ तो भी क्या होगा यहाँ पे XX, ठीक है, यानी कि बेटी, ठीक। ये वाला Y यदि इस X के साथ मिल गया तो क्या होगा XY, यानी कि बेटा, ठीक है। ये वाला Y यदि इस X के साथ मिला तो क्या होगा XY, यानी कि बेटा, ठीक है। तो यदि यहाँ पे हम रिजल्ट की बात करेंगे, यदि हम यहाँ पे रिजल्ट की बात करेंगे, ठीक है, और यदि परसेंटेज देखेंगे, रिजल्ट परसेंटेज, तो जो सन है, सन और डॉटर, ठीक है, यानी कि बेटा और बेटी दोनों का रेशियो क्या होगा 50-50, ठीक है। यानी कि बेटा भी हो, यानी कि बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई चाहेगा कि बेटा होने के लिए ये होगा, बेटा होने के लिए वो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो टोटली डिपेंड करता है हमारे सेक्स क्रोमोसोम पे कि कौन सा क्रोमोसोम फीमेल के गैमीट के साथ, फीमेल के क्रोमोसोम के साथ अपना बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। यदि मेल का X क्रोमोसोम फीमेल के X क्रोमोसोम के साथ मिलेगा तो होगी बेटी, और वहीं यदि मेल का Y क्रोमोसोम फीमेल की X क्रोमोसोम के साथ मिलेगी तो वो होगा बेटा, यानी कि टोटली बेटा या बेटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो वो होता है
फादर। ठीक है, चलिए कम टू द पॉइंट, आइए उसके बाद क्या था, एवरी क्रोमोसोम हैज अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन, जैसे मान लीजिए कि यही मैंने जो क्रोमोसोम बनाया हुआ था, ठीक है, अब इसमें क्या है, यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन ये जो हो रहा है इसी को बोलते थे इसी को बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और इसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर, याद रखिएगा। On the side of centromere, disc shaped structure called kinetochore are present। ठीक है, यानी कि सेंट्रोमियर के साइड में डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, यानी कि सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पे क्रोमोसोम को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पे क्रोमोसोम को 4 भागों में बांटा गया है। एक है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। ठीक है, अब इन चारों के बारे में सेपरेटली जान लेते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे क्या है, मेटासेंट्रिक, सबसे पहला मिडिल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें जो दोनों भुजाएं होंगी वो बिल्कुल बराबर होगी। जैसे कि आपको पहला वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये किसका है, तो ये है मेटासेंट्रिक का। ठीक है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे ये वाला, इसी को क्या, यही है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, यही क्या है, यही था प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, और इसी प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को क्या बोला हुआ था, सेंट्रोमियर। ठीक है, तो जिसका आर्म देख रहे हैं, दोनों आर्म जो है ऊपर नीचे और दोनों का आर्म, ये दोनों आर्म क्या होगा, इक्वल होगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मेटासेंट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट है सब मेटासेंट्रिक। सेंट्रोमियर इज नियर टू वन एंड परफॉर्मिंग वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग आर्म। ठीक है, जो सेंट्रोमियर क्या होता है वो एक साइड से, एक छोर से थोड़ा सा पास हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जैसे इसमें क्या था, जैसे इसमें दोनों छोर से, चाहे इधर से हो चाहे इधर से हो, दोनों सेम डिस्टेंस पे था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि एक छोर से पास हो रहा है, जिसके कारण एक शॉर्ट और एक लॉन्ग आर्म बन रहा है। दिख रहे हैं, ऊपर में शॉर्ट आर्म और नीचे में लॉन्ग आर्म। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, क्या बोलते हैं, सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट था हमारा एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक किसको बोलते हैं, सेंट्रोमियर इज क्लोज्ड टू इट्स एंड फॉर्मिंग वन वेरी शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म। इसमें क्या था, जो सेंट्रोमियर था वो एक एंड के पास में आ रहा था। ठीक है, इसमें क्या था, जो सेंट्रोमियर था वो एक एंड के पास में आ रहा था, लेकिन एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, जो सेंट्रोमियर है वो एक एंड से एकदम बिल्कुल ही पास आ जाता है, जिसके कारण एक बहुत छोटा आर्म बनता है और एक बहुत लंबा आर्म बनता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, एक्रोसेंट्रिक। और उसके बाद लास्ट है टीलोसेंट्रिक, यानी कि टर्मिनल सेंट्रोमियर, यानी कि जिसमें क्या होगा, सेंट्रोमियर एकदम टर्मिनल पे होगा। ठीक है, एकदम दिख रहे हैं, ऊपर में ऐसा लग रहा है कि गायब ही हो गया है शॉर्ट आर्म। ठीक है, एकदम टर्मिनल पे आ गया है, तो इसको क्या बोलते हैं, टीलोसेंट्रिक। ठीक है, सो यही था हमारा न्यूक्लियस का आज का लेक्चर। एक बार मैं फटाफट 2 मिनट के अंदर में रिकैप करवा देता हूं। ठीक है, चलिए देखिए, जो है हमारा न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस कंट्रोल क्या करता है? सेल की कंप्लीट एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस की खोज कौन किए थे? रॉबर्ट ब्राउन। कब किए थे? 1831 में। स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है। सेल का सबसे बाहर में होता है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर में होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ही होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का सबसे बाहर वाला मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटा छोटा पोर होता है जिसके द्वारा जो प्रोटीन्स हो गए, आरएनएज हो गया, इन सब का आदान प्रदान होता है। उसके बाद जो न्यूक्लियर पोर यानी कि न्यूक्लियस के अंदर में जो प्लाज्मा होता है, जो फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियर मैट्रिक्स। ठीक है, ये था और उस न्यूक्लियस के अंदर में होता है न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, तो उसका जो आउटर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है वही बनाता है क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट, जो न्यूक्लियस का जो मटेरियल है उसको जिस चीज से डाई किया जाता है उसका नाम दिया गया क्रोमैटिन, जो कि दिए थे कौन? नाम फ्लेमिंग। ठीक है, जो जनरली क्या होता है न्यूक्लियस में सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन किसी किसी सेल्स में एक से ज्यादा भी न्यूक्लियस होते हैं, और कुछ सेल्स तो ऐसे होते हैं जिनमें न्यूक्लियस होते ही नहीं है, जैसे कि मैमेलियन आरबीसी और सीव ट्यूब ऑफ वास्कुलर प्लांट्स, राइट, जिसको बोलते हैं एन्यूक्लिएटेड सेल्स। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन कि कंट्रोल करता है पूरे सेल की एक्टिविटी को। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा है? ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। ठीक है, जिनके बीच में कितना स्पेस है? 10 to 15 माइक्रोमीटर। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? पेरीन्यूक्लियर स्पेस, राइट। और ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये बैरियर है बिटवीन किनके बीच में? जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस यानी कि बोल सकते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में क्या होता है? ये एक बैरियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, जो आउटर मेम्ब्रेन था वही आगे चलकर क्या बनाता है? ईआर बनाता है, जिसमें कि कुछ ईआर पे राइबोसोम भी पाए जाते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है बहुत छोटे छोटे उसके पास पोर होते हैं जो कि किससे मदद करते हैं? आरएनए, प्रोटीन और अदर मटेरियल के आदान प्रदान में। किनके बीच? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसमें दो चीजें होती है, एक होता है न्यूक्लियोलस, एक होता है क्रोमैटिन। यदि हम क्रोमैटिन की बात करेंगे तो ये क्या होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर का एक नेटवर्क होता है जिसके पास डीएनए, बेसिक प्रोटीन जैसे कि हिस्टोन, नॉन हिस्टोन और आरएनए होते हैं। ठीक, नेक्स्ट, जब सेल डिवीजन हो रहा होता है उस टाइम यही जो क्रोमैटिन है ये आपस में मिल करके क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूक्लियोलस, ये एक या एक से ज्यादा भी नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर में पाए जाते हैं। ठीक है, और वो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। यही साइट है, यहीं पे क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए यानी कि आरआरएनए का सिंथेसिस होता है। क्रोमोसोम हमारे शरीर वो अप्रोक्स लंबाई कितनी होती है? 2 मीटर लंबा होता है। हमारे शरीर में 23 जोड़ी यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं जो कि फैले हुए होते हैं। जितने क्रोमोसोम होते हैं उनमें एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, जो सेंट्रोमियर है उस सेंट्रोमियर के साइड में डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर। ठीक है, सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पर क्रोमोसोम को 4 भागों में बांटा गया, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। ठीक है, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। यदि मेटासेंट्रिक की बात करेंगे जिसका सेंट्रोमियर बिल्कुल मिडिल में होता है, जिसका अपर आर्म और लोअर आर्म दोनों इक्वल होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक जिसमें एक एंड से थोड़ा सा पास में होता है सेंट्रोमियर। एक्रोसेंट्रिक जिसमें बहुत ज्यादा पास होता है, और टीलोसेंट्रिक ऐसा लगता है कि उसमें शॉर्ट आर्म है ही नहीं। दैट इज ऑल अबाउट योर सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। हमारा फाइनली एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसका बार बार अच्छे से इसको पढ़िए, रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, कोई डाउट आता है मेरे से तुरंत पूछिए। ठीक है, और पसंद आया लेक्चर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए,
दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ करवाइए भी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।